हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है थप्पड़। राकेश जी का अच्छा खासा कारोबार है जो वो वर्षों से चला रहे थे। दोनों बेटे सूरज और अवनीश भी उन्हीं के साथ कारोबार में लग गए थे। राकेश जी अपना सभी काम अपने बड़े बेटे की सलाह से किया करते थे। उनकी पत्नी मनोरमा जी स्वभाव से अच्छी थीं और भक्तिभाव में लगी रहती थीं। एक घर एक ही कारोबार, पर फिर भी आपस में मतभेद हुआ करते थे। सूरज बड़े होने के नाते अपने ही चलाता था। घर के हर फैसले में उसकी ही चला करती थी। ये बात उनके छोटे बेटे अवनीश को अखरती थी। सूरज की पत्नी हेमा भी सूरज का बराबर साथ दिया करती थी। एक दिन घर के बाहर आकर अचानक से एक कार रुकती है और कार वाला कार की चाबी सूरज को दे जाता है। नई कार को देखकर सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। भैया, आपने इतनी महंगी कार ले ली और मुझे बताया भी नहीं। आपने कब कार बुक करी? जरा भी खबर नहीं लगने दी। घर में पहले से ही 2 कार हैं, तीसरी की जरूरत ही नहीं थी। अवनीश ने कहा, अरे चुप कर, बोलता ही जा रहा है। कार ही तो ली है, कोई हवाई जहाज तो नहीं ले लिया। और मैं तुझे क्यों बताता, मैंने तो पापा को भी नहीं बताया। ये सुनकर अवनीश चुप हो जाता है। अवनीश अभी तक भी कुंवारा था और उसकी शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी। वो अपने ही साथ पढ़ने वाली लड़की को पसंद करता था, लेकिन घरवालों को उसकी पसंद से कोई मतलब नहीं था। देवर जी, आपकी शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करूंगी। मेरी बहन है, वो मुझे बड़ा मानती है और मेरे मामा जी का भी अच्छा खासा कारोबार है। सूरज भी हेमा की हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ भाई, ये प्यार व्यार छोड़, शादी जीवन भर का नाता है। और अनुभा इस घर में आएगी तो हमें कारोबार में भी फायदा होगा। तू ज़्यादा मत सोच, प्यार तो शादी के बाद हो ही जाता है। अब तेरी भाभी और मेरी भी तो शादी पापा ने की थी। आज हम दोनों कितने खुश रहते हैं। राकेश जी इस बारे में कुछ नहीं कहते। उन्हें भी लगता है कि बड़े बेटे बहू जो फैसला करेंगे वो सही है। और सास मनोरमा जी भी अपनी स्वीकृति दे देती हैं। अवनीश और अनुभा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हेमा की हर पैसे पर नज़र रहती है कि कितना और कहाँ खर्च हो रहा है। यूँ तो वो अपनी ममेरी बहन को देवरानी बनाकर ला रही थी, पर एक जेठानी की तरह वो सोच रही थी। परिवार की बड़ी बहू हेमा चाहती थी कि जैसे उसकी शादी हुई वैसे ही छोटी की भी हो, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में अंतर था। 3 साल पहले जब हेमा बहू बनकर आई थी तो कारोबार ठीक ही चल रहा था, इसलिए उसके लिए ज़्यादा महंगे कपड़े और जेवर नहीं बनवा पाए थे। अब 3 सालों में घर की स्थिति बदल गई है। कारोबार ने नई ऊंचाइयों को छू लिया था। घर में लक्ष्मी बरस रही थी तो मनोरमा जी ने छोटी बहू के लिए अच्छे कपड़े और महंगे जेवर ले लिए। ये बात हेमा से सहन नहीं हो रही थी। उसे जलन होने लगी और वो अपनी सास से बोली, मम्मी जी, आपने मुझे तो इतने जेवर नहीं चढ़ाए थे और छोटी बहू के लिए इतना कर रही हो। मुझे भी वो सभी जेवर चाहिए जो छोटी के लिए बन रहे हैं। घर की बड़ी बहू हूँ तो मेरा भी बराबर का हक बनता है। और ये रानी हार तो बड़ा प्यारा है, आपने मुझे तो कभी नहीं दिया, ये तो मैं ही लूँगी। हेमा, तुम जब घर में आई थी तो परिस्थिति अलग थी, अब अलग है। फिर जो छोटी को जेवर चढ़ा रही हूँ वो तुम भी पहन लेना, आखिर दोनों बहनें ही तो हो। नहीं मम्मी जी, जब तक अनुभा कुंवारी है मैं मेरी बहन रहेगी, पर शादी होते ही वो मेरी देवरानी बन जाएगी। और देवरानी जेठानी में तो बराबरी होती ही है। अब जो उसके लिए होगा वही मेरे लिए होगा। देवरानी का क्या भरोसा कब गहने देखकर पलट जाए। मनोरमा जी समझ गईं कि बड़ी बहू छोटी बहू आने से पहले ही उससे अपनी तुलना करने लगी है। उन्होंने वो ही किया जो हेमा ने चाहा। अवनीश और अनुभा की शादी हो गई। पहले अवनीश अनुभा को समझ नहीं पाया था, पर जब उसके साथ रहने लगा तो उसे भी एहसास हुआ कि अनुभा बहुत ही अच्छे स्वभाव की और समझदार बहू है। वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है और मम्मी पापा की भी मन से सेवा करती है। इतनी अच्छी पत्नी पाकर अवनीश भी खुश रहने लगा था। अवनीश अपने मम्मी पापा और भैया भाभी का भी बहुत सम्मान करता था। भैया की कोई बात टाला नहीं करता था और कोई भी काम करता था तो बड़े भैया से पूछ कर ही करता था। भैया, मुझे एक नया लैपटॉप लाना है, क्योंकि अनुभा को चाहिए। उसकी भी कारोबार में रुचि है। उसके पापा और हमारा एक ही चीज़ का कारोबार है तो वो भी आगे हमारे साथ काम करना चाहती है ताकि उसका मन भी लगा रहेगा। अवनीश ने कहा। अवनीश मन तो घर के कामों में लगाए और हेमा भी तो घर में ही रहती है। बेकार ही अनुभा को कारोबार से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं, हम सब संभाल लेंगे। घर की बहुओं का फर्ज है कि वो घर संभालें। बेकार ही घर से ऑफिस जाएगी तो पीछे घर कौन संभालेगा। लेकिन भैया, वो इसलिए तो लैपटॉप को कह रही है ताकि वो घर भी संभाल सके और ऑफिस का काम भी घर पर रहकर कर सके। अवनीश ने फिर से कहा। तभी हेमा आ जाती है। ये क्या बात हुई, मैं भी तो 3 सालों से रसोई संभाल रही हूँ और अब रसोई संभालने की बारी अनुभा की है। अब ऑफिस का काम करने लगेगी तो घर का क्या होगा।
कहने को घर पर करेगी पर समय तो देना ही होगा। सूरज और हेमा दोनों ने अनुभा को लैपटॉप दिलाने से मना कर दिया। राकेश जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि सूरज और हेमा जो भी कर रही हैं एकदम सही कर रही हैं। वैसे भी वो सब काम छोड़कर घर पर ही आराम करते हैं। उनके दोनों बेटे जो उनका कारोबार संभाल रहे थे। अनुभा नई बहू थी और हेमा की छोटी बहन भी थी, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा वो अभी तो आई है, तो आते ही हर चीज़ की जिद करना सही नहीं है, इसलिए वो अपने घर संभालने में लग गई। एक दिन अनुभा ने हेमा के कहने पर मूंग दाल हलवा बनाया, तो हेमा ने घर सिर पर उठा लिया। मम्मी जी देखो तो हलवे की सिकाई भी अच्छे से नहीं हुई है, पूरा घी भी नहीं डाला और मीठा भी कितना कम है। मैं तो इतना अच्छा हलवा बनाती हूँ, अनुभा को देखो इतना महंगा सामान बिगाड़ दिया। मैं तो इसे छोटी बहन समझकर लाई थी, पर मुझे क्या पता था कि इसको तो काम ही नहीं आता है। मनोरमा जी के कान भरने में हेमा कम नहीं थी। वो तो किसी भी तरह चाहती थी कि उसकी सास और उसकी देवरानी में दूरियां बनी ही रहें। मनोरमा जी कुछ नहीं कहती, पर हेमा अनुभा की बनाई रसोई में कोई ना कोई नुक्स निकालकर उसे डांट लगवाने में ही लगी रहती थी। मनोरमा जी भी समझने लगी थी कि बड़ी बहू नहीं चाहती कि घर में छोटी बहू की कभी भी तारीफ हो। एक दिन सूरज भी ऑफिस से गुस्से से आया और मनोरमा जी से कहने लगा, मम्मी आज तो आपके लाडले बेटे ने नुकसान करवा दिया। अवनीश को काम करने का जरा भी तरीका नहीं है, पढ़ा लिखा गंवार है। अरे बिजनेस में भी कोई भावनाएं देखी जाती हैं। बिजनेस तो बिजनेस के तरीके से होता है। वो रामविलास जी को लाखों का माल बिना पूरा पैसे लिए दे दिया, अब बचा पैसा नहीं देंगे तो नुकसान हो जाएगा ना। मम्मी रामविलास जी हमारे पुराने ग्राहक हैं, अभी तंगी में हैं, माल बिकते ही वो पैसा दे देंगे। अब थोड़ा तो विश्वास रखना ही पड़ता है, अभी विश्वास करेंगे तो आगे भी वो हमसे ही माल लेंगे। अवनीश ने अपनी सफाई दी। मनोरमा जी कुछ नहीं बोली, क्योंकि उनका बोलना कोई मायने भी नहीं रखता है। घर में उनकी बड़ी बहू हेमा की ही चलती थी। बेटा सूरज तो वो ही करता था जो हेमा चाहती थी और वो ही कहता था जो हेमा बुलवाना चाहती थी। हेमा भले ही ऑफिस नहीं जाती थी, पर उसे घर के कारोबार और लेन देन की पूरी खबर थी और वो कारोबार भी धीरे धीरे अपने नाम कर रही थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी पढ़ी लिखी देवरानी घर के कारोबार में अपना सहयोग करे। सूरज कागज और लेन देन रुपये पैसों का काम संभालता था और पैसा बैंक में जमा करवाता था। उसने अवनीश को केवल बाहरी कामों के लिए रखा हुआ था। अवनीश को भी अपने बड़े भैया पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब अनुभा धीरे धीरे घर को और कारोबार को समझने लगी थी। अवनीश आकर उसे रोज़ की बातें बताता था, तो वो अपनी भी सलाह दिया करती थी। उसकी सलाह पर काम करने से अवनीश को फ़ायदा होने लगा था, इसलिए वो जिद कर रहा था कि अनुभा को भी बिजनेस में साथ में लिया जाए। अपने छोटे बेटे बहू की ये दशा देखकर अब मनोरमा जी को भी महसूस होने लगा था कि उन दोनों के साथ अन्याय हो रहा है। घर का कारोबार है तो दोनों भाइयों की बराबर से चलनी चाहिए, मगर यहाँ तो सूरज हर बात में अवनीश को दबा रहा है और अपनी ही मनमानी कर रहा है और उसकी पत्नी हेमा उसका बराबर से साथ दे रही है। छोटा बेटा और बहू तो उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह गए हैं। रात को मनोरमा जी उन्हें कमरे में बुलाती हैं और कहती हैं, मैं चाहती हूँ तुम दोनों मेरे रहते अलग हो जाओ, ताकि तुम दोनों अपने हिसाब से पूरा काम कर सको। यहाँ तो हर जगह बस सूरज की ही चलती है, इसलिए अवनीश पीछे रह गया है और अनुभा भी कारोबार में अपना सहयोग नहीं दे पा रही है। मैं अपने छोटे बेटे के साथ में अन्याय नहीं करना चाहती हूँ। मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही इंसान हैं। ये सुनते ही सूरज बौखला जाता है। मम्मी आप बंटवारे की बात क्यों कर रही हैं? हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है, मैं ये बंटवारा नहीं होने दूंगा। अवनीश और मैं मिलकर काम तो कर रहे हैं, फिर सब कुछ बांटने की क्या ज़रूरत है? बेकार ही बिजनेस का बंटवारा होगा और जगहसाई होगी, कोई जगहसाई नहीं होगी। मैं चाहती हूँ मेरे छोटे बेटे बहू भी अपनी ज़िंदगी पूरी इज्जत से जिएं। जिस तरह अवनीश तुझे हर काम और बात के लिए पूछता है, वैसे तू तो कभी उससे नहीं पूछता है, काम होने के बाद ही बताता है। अवनीश और अनुभा को भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। वो दोनों सारी ज़िंदगी तेरे आगे पीछे ही नहीं घूमते रहेंगे। मनोरमा जी ने कहा, मम्मी आखिर आपने आज बता ही दिया कि आप मुझसे ज़्यादा अवनीश से प्यार करती हो। वो ही आपका लाडला है, आपने हमेशा उससे ही ज़्यादा प्यार किया है। सूरज चिल्लाकर बोलता है। पीछे से राकेश जी आते हैं और सूरज के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। नालायक, अपनी माँ की ममता और प्यार पर शक करता है। अवनीश तो तेरे 4 साल बाद हुआ था, तुझे तो इससे 4 साल ज़्यादा प्यार मिला है। तुझे तो तेरी माँ ने बड़े लाड से पाला है। आज तेरे घोटाले की पोल खुल रही है तो अपनी माँ के प्यार पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं कई दिनों से तेरी हरकतें देख रहा था, मैंने तेरे लेन देन की पूरी छानबीन भी करवाई है।
तू काम तो अवनीश से बराबर ले रहा है, पर जो पैसा आ रहा है वो ना घर में पूरा दे रहा है, ना ही बिजनेस में लगा रहा है। तूने अपने और हेमा के नाम से ज़मीन और फ्लैट ले रखे हैं और घर में किसी को भी खबर नहीं है। धीरे धीरे सारा कारोबार हथिया लेगा तो अवनीश और अनुभा के हिस्से में तो कुछ नहीं आएगा। हम दोनों आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, तो ये दोनों तो सड़क पर आ जाएंगे। मैंने ही तेरी माँ से बंटवारे की बात की थी, बंटवारा होगा तो दोनों में बराबर ही होगा, नहीं तो तू पूरा कारोबार अकेला ही निगल लेगा और डकार भी नहीं लेगा। अवनीश और अनुभा ये सुनकर चौंक जाते हैं। आखिर बड़े भैया और भाभी उनके साथ में धोखा कर रहे थे और उन्हें इसकी कानों कान भी खबर नहीं हुई। मनोरमा जी भी हैरान थीं। उन्होंने भी एक थप्पड़ सूरज को दे मारा, अपने ही माता पिता से धोखा करते हुए। तुझे शर्म नहीं आई? हमने तुझ पर विश्वास किया था। तेरे पापा ने सारा कारोबार तुझे सौंप दिया था। तू तो अपने मम्मी पापा और भाई का नहीं हुआ तो और किसी का क्या होगा। पर मैं माँ हूँ, मैं अपनी संतान के साथ अन्याय नहीं कर सकती हूँ। अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा। राकेश जी और मनोरमा जी ने मिलकर घर और कारोबार का बराबर से बंटवारा कर दिया। सूरज और हेमा को घर से अलग कर दिया। अब वो दोनों अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहने लगे। अनुभा ने भी अब बिजनेस में बराबर हाथ बटाना शुरू कर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।